नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी। मनोविज्ञान में अनुसंधान के तरीके। तो उसके एमसीक्यू करेंगे हम। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है, यदि वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा 5 का एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य परस्पर निर्भरता और संबंधों में सामंजस्य की अवधारणा को सिखाने के लिए बच्चों को एक भूमिका अभिनय करने के लिए कहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसके लिए भूमिका अभिनय की गुणवत्ता निर्धारित करने में सहायक होगा। मीन्स आप कक्षा के किसी बच्चे को कोई नाटक में रोल प्ले करने के लिए कहते हैं, तो आपको उसकी भूमिका कैसी रही ये बताने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना होगा। अब मैं आपसे क्यों कहता हूं कि आप साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं या उनको थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें धीरे धीरे आप इंग्लिश की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन मैं धीरे धीरे इंग्लिश की ओर जा रहा हूं, क्योंकि वहां पर चीज़ों को समझना काफ़ी आसान हो जाता है और आप एक ही लाइन में पढ़ के जवाब दे सकते हो। आपको ऐसे अंक मिल जाएंगे जहाँ से आप जवाब दे सकते हैं। जैसे कि ये प्रश्न इंग्लिश में है, तो आप यहाँ से देखो, डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ रोल प्ले बाय स्टूडेंट। मीन्स स्टूडेंट ने जो रोल प्ले किया है उसकी क्वालिटी आपको बतानी है। इतना समझ के आप आसानी से जवाब दे सकते हो। यदि आप कोई फिल्म देख के आए, फिल्म के बाद उसकी जो रेटिंग्स आती हैं तो वो रेटिंग में ही तो आती है क्वालिटी। जब आप बताते हैं कितनी स्टार रेटिंग मिली, 5 स्टार, 4 स्टार, 4.5, 3, 2, 1, तो यहाँ पर जो जवाब है वो क्या होगा, रेटिंग स्केल। जबकि मूल्य निर्धारण मापने आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा ये शब्द। यदि आप एवरेज स्टूडेंट हो या एवरेज से भी लो हो, यदि आप अबव एवरेज हो तो आप समझ सकते हो, आपकी पकड़ अच्छी है। इसलिए आपको जैसे जैसे मैं आपको ये सीरीज़ चलाऊंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों इंग्लिश में पढ़ना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मीन्स आपको एक्शन रिसर्च के बारे में बताना है। एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि यदि आपके स्कूल में कोई समस्या है तो आप उस पर समस्या का कारण जानना और उसका निवारण करना, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, एक्शन रिसर्च। ये केवल एक स्कूल से संबंधित होती है, मतलब एक ही किसी पार्टिकुलर जगह किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ही ये होता है एक्शन रिसर्च। तो इसके निष्कर्ष उपचारात्मक उपायों की शक्ल में होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कारण जानना और उसका उपाय करना दोनों होते हैं। इसका योगदान कक्षा अध्यापन पद्धतियों में होता है। बिल्कुल, यदि आपके कक्षा के विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका कारण जानने तथा कारण जानने के बाद उसका निवारण करने के लिए क्या करेंगे, एक्शन रिसर्च करेंगे। इसका कार्यक्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है, तो यही हमारा जवाब होगा, क्योंकि ये गलत हो जाता है। इसका जो क्षेत्र है व्यापक नहीं होता, काफ़ी सीमित होता है। इसका संबंध अध्यापकों, विद्यार्थी या संस्थाओं से होता है। बिल्कुल ये भी सही है, तो इसका आंसर आएगा थर्ड, क्योंकि गलत पूछा गया था। इसको प्रश्न पढ़ते समय आपको नहीं है और है का विशेष ध्यान रखना होता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिफर्ड एज एन इंसेंटिव इन डेप्थ स्टडी ऑफ ए पर्सन। मीन्स आपको किसी पर्सन की इन डेप्थ स्टडी करनी है, बारीकी से उसका आपको अध्ययन करना है तो उसके लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है, केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है, यदि आप किसी व्यक्ति की केस स्टडी कर रहे हो तो आप उसके जन्म से और मृत्यु तक की एक एक चीज़, एक एक पहलू पर ध्यान देना होता है, उसकी बारीकी से जांच करनी होती है। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि गहन और प्रबल अध्ययन किया जाता है तो वो किस में किया जाता है, केस स्टडी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, आप बच्चों की पठन रुचियों का पता लगाना चाहते हैं और इस प्रयोजन के लिए आप अपने क्षेत्र में अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिचयन चुनते हैं। यह सर्वेक्षण क्या कहलाएगा। मीन्स आपको
मतलब आपके गांव के ही बच्चे हैं, आपको उनकी रुचियों का पता लगाना। अब आपके गांव में 1 साल से लेकर आप 20 साल तक के बच्चे मान लो, मतलब उसके बाद तो वयस्क हो जाते हैं। 20 साल भी हम बच्चे मान ही रहे, 18 साल तक मान लो, तो उनका एज ग्रुप अलग अलग रहेगा, उनकी रुचि अलग अलग रहेंगी। तो आप क्या करेंगे, जैसे 1 से 5 तक का प्रतिनिधि अलग चुन लिया, 5 से 8 अलग, 8 से 12 अलग, ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि इसको जब अब अलग अलग प्रतिनिधि अलग अलग आयु के चुने जाएं, तो वो क्या होती है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी उसे कहा जाता है। जब आप क्रॉस चेक करते हो, मीन्स अलग अलग ग्रुप, यदि आप ऐसे ग्रुप बना लिया कि एक ग्रुप बना दिया 10 बच्चों का, उसमें उसमें सभी एज के हैं, फिर दूसरा 10 बच्चों को बना दिया, उसमें सभी एज के हैं, तो वो क्रॉस सेक्शनल नहीं होगा, वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल हो। क्रॉस सेक्शनल होता है कि अलग अलग आयु के बच्चों का प्रतिनिधि प्रतियन चुनने हैं, जब आप अलग अलग आयु के चुने जाएं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि में एक शिक्षित अनुमान बनाने के लिए क्या कहा जाता है। जब आप किसी चीज़ में प्रयोग कर रहे हैं और आप एक अनुमान लगाते हैं, एक वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक वे में जब आप कोई अनुमान लगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस बनाना, मीन्स परिकल्पना का निर्माण करना, फॉर्मिंग ऑफ ए हाइपोथेसिस, कि ये काम ऐसे हो सकता है, इस तरीके से इसको करके देखते हैं, या फिर इसको करने से ऐसा हो सकता है। वे एक एजुकेटेड वे में होता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला अवलोकन का मुख्य लाभ क्या होता है। आप लेबोरेटरी में ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं। यह पर्यवेक्षक को नियंत्रण के परिणाम की छूट देता है। बिल्कुल, यदि आप किसी लेबोरेटरी में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो क्या ये आपको अलाउ करता है कि आपके कंट्रोल में कोई पर्यवेक्षण होता है। द डिग्री ऑफ कंट्रोल इट अलाउ द ऑब्जर्वर, यह पर्यवेक्षक को भागीदारी के परिणाम की छूट देता है। नहीं, आप क्या हो, उसमें ऑब्जर्वर हो, आपको ऑब्जर्व करना है और अपने नियंत्रण में प्रयोगशाला वर्किंग करती है। पर्यवेक्षक प्रभाव कोई नहीं होता, बस आपकी निगरानी में वो कार्य किया जाता है, जिससे कि कुछ अर्थ का अनर्थ ना हो। अगला प्रश्न है, प्रतीक रिक्शा चलाने वालों के बारे में वास्तविकता लिखना चाहता है। इसके लिए उन्होंने गरीब आदमी होने का नाटक किया और रिक्शा चलाना शुरू किया। तो यह किस विधि किस तरह सबसे अधिक प्रभावशाली है, मीन्स इस विधि को क्या कहते हैं। जब आप किसी चीज़ में आपको प्रयोग करना हो, या कि आपको किसी की जीवनी लिखनी हो, किसी रिक्शा वाले की, किसी मजदूर की, तो आप उसका हिस्सा बन जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, प्रतिभागी अवलोकन। जब आप खुद उसका हिस्सा बन जाते हैं, जैसे कि कई बार जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, वो चोरों का पता लगाने के लिए क्या करती है, उनकी टीम में ही शामिल हो जाती है, उसे क्या कहेंगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अगला प्रश्न है, केस स्टडी का मुख्य लाभ क्या है। मैंने आपको बताया था, केस स्टडी जब किसी की जाती है, उसका बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाता है, दूसरे के लिए परिणामों का सामान्यीकरण करने के लिए नहीं, कारण और प्रभाव को निर्धारित करने में सक्षम है। क्या केस स्टडी, तो कारण प्रभाव को निर्धारित करने में सक्षम है केस स्टडी। तो इसमें ऐसा तो केस स्टडी में कुछ होता नहीं है। एक व्यक्ति के बारे में विस्तार से बताया गया, विस्तार, बिल्कुल, एक व्यक्ति के बारे में काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है उसकी केस स्टडी में। बड़ी संख्या में लोगों को एक बार में अध्ययन किया जाता है, नहीं। केस स्टडी में अगर किसी की व्यक्ति की केस स्टडी करनी है तो केवल उस व्यक्ति का ही अध्ययन किया जाएगा। यदि किसी ग्रुप की करनी है, किसी संस्था की करनी है, तो उसमें एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक शोधकर्ता जिस पर एक शोधकर्ता दिलचस्पी लेता है उसे एक कहा जाता है। द एंटायर ग्रुप दैट ए रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन
इज कॉल्ड ए, तो वो किस में होगा, सैंपल में इंटरेस्ट नहीं लेगा। वो किस में, यदि कोई रिसर्चर है वो किस में लेगा, पॉपुलेशन में। अगला प्रश्न है, प्रतीक ने अपने सभी छात्रों का सर्वेक्षण किया और पाया कि जो छात्र परीक्षा से एक रात पहले 5 घंटे कम सोए, 5 घंटे से कम सोए उनको कम अंक मिले, और जबकि जो 7 घंटे या उससे अधिक सोए उनको ज़्यादा अंक मिले। तो घंटों और अंकों में इस प्रकार का संबंध कैसा संबंध है, नकारात्मक है, सकारात्मक है, शून्य है या कारण है। देखो इसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। शून्य कारण जब होगा जब उनका किसी पर कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़ता हो। मीन्स कोई 5 घंटे सोए या 7 घंटे सोए, समान अंक आएँ तो हम क्या कहेंगे, जीरो प्रभाव है। मीन्स जीरो इफेक्ट पड़ा, कोई कोरिलेशन नहीं है। नेगेटिव कब होता है, जब 5 घंटे सोए और ज़्यादा अंक आए। मीन्स सो कम रहा है और अंक ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें क्या है कि अगर कम सो रहा है तो कम अंक आ रहे हैं, ज़्यादा सो रहा है तो ज़्यादा अंक आ रहे हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव कब होता है, जब ज़्यादा सोने पर कम अंक आते और कम सोने पर ज़्यादा। अगला प्रश्न है, प्रश्न से और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। अगर आप इसे बारीकी से समझोगे तो ये बहुत ही आसान है। नारंगी का रस पीने से कैंसर के जोखिम से नकारात्मक संबंध होता है। इस जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है। नकारात्मक संबंध है, मीन्स नारंगी का रस पीने से कैंसर के जोखिम में नकारात्मक संबंध है। मीन्स नकारात्मक संबंध है तो कैंसर का जो जोखिम है वो बढ़ेगा। अधिक नारंगी रस जो आप पीते हैं, कैंसर का खतरा अधिक होता है, या अधिक नारंगी का रस पीने से कैंसर का खतरा कम होता है। तो नारंगी का रस आपने पिया, अधिक पिया, तो खतरा कैसा होगा, कम। यदि अधिक नारंगी का रस पिया और अधिक खतरा हुआ, अधिक अधिक में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन। आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान आएगी, आपको इन शब्दों पर अच्छे से गौर करना है। अब दूसरे में क्या है कि अधिक नारंगी का रस पी रहा और क्या होता है कि कैंसर का खतरा कम होता है, तो ये क्या हुआ, नकारात्मक संबंध हुआ। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड। और भी कई सारे प्रश्न आएंगे, आप उनके माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगला प्रश्न है, एक शोधकर्ता स्मृति मीन्स याद पर आधारित वीडियो गेम खेलने के प्रभावों का परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग करता है। इस प्रयोग में निर्भर चर क्या होता है। दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पूछा गया है, तो वो मेमोरी के बेस्ड पर कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो मेमोरी टेस्ट है वो स्कोर पर निर्भर करेगा, क्योंकि वो क्या चाहता है कि वो उसने इस तरह से एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया है कि वो वीडियो गेम्स क्या है, उसकी मेमोरी बेस्ड हो। तो स्कोर ऑन ए मेमोरी टेस्ट, बिल्कुल वो उसकी याददाश्त का स्कोर देखना चाहता है कि उसको कितने से अच्छा याद है। प्लेइंग वीडियो गेम्स ये सब नहीं है, क्योंकि आप इंग्लिश में और अच्छे से समझोगे तो ये रिसर्चर डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट को इस तरह से डिजाइन करता है, टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन मेमोरी, कि मेमोरी पर वीडियो गेम्स का क्या असर होता है, क्या मेमोरी बढ़ती है वीडियो गेम्स खेलने से या कम होती है। तो क्या होगा, मेमोरी टेस्ट का स्कोर, उसमें कि बढ़ती है घटती है, क्या स्कोर रहता है। अगला प्रश्न है, जब एक उपाय एक ही माप को मापने के लिए किया जाता है और यह एक ही माप पैदा करता है, इसे क्या कहा जाता है। ये प्रश्न सीटेट में भी पूछे जाते हैं, डीएसएस भी, केवीएस में, क्योंकि ये 3 शब्द हैं, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। जब कोई प्रयोग किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है और उस विशेष उद्देश्य को आप उसमें प्राप्त कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो रिलायबिलिटी होता है, कि विश्वसनीय
होता है। जैसे कि आप कोई परीक्षा ले रहे हो और आप उसमें ये जानना चाहते हैं कि ये बच्चों को टॉपिक अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, और आप परीक्षा लेते समय उसी टॉपिक के प्रश्न डालते हैं और आप उस उद्देश्य में प्राप्त कर लेते हैं कि हाँ, आपको पता चलता है कि इस बच्चों को ये टॉपिक इस यहाँ तक समझ में आया है या फिर यहाँ तक समझ नहीं आया, तो वो टेस्ट कैसा होगा, वो रिलायबल होगा, विश्वसनीय होगा। अगला प्रश्न है, एक सहसंबंध गुणांक क्या दिखाता है? कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन क्या होता है कि उनमें रिलेशन कैसा है? तो सहसंबंध गुणांक क्या दिखाएगा कि उन दोनों के बीच कैसा संबंध है। ये वो विशिष्ट, एक विशिष्ट चर के मूल्य एक विशिष्ट का नहीं, सहसंबंध तो दो में होगा। एक सहसंबंध की दिशा और शक्ति की, उन दोनों में कैसा संबंध है, उनके डायरेक्शन कैसी है, उनकी पावर कैसी है। डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए कोरिलेशन ये शो करता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान अवधारणाओं का एक संगठित सेट है जो घटना या घटना के सेट को समझता है। तो आपको सेट ये समझ में नहीं आएगा, यदि आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक खालिस्तान इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कंसेप्ट दैट एक्सप्लेन्स ए फेनोमेना और सेट ऑफ फेनोमेना। तो ये क्या है? एक सीधी सीधी डेफिनेशन है किसकी? थ्योरी। थ्योरी क्या होती है? जो हमारे कंसेप्ट होते हैं उन्हें हम एक वे में, एक तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? थ्योरी कहा जाता है। कि किस कार्य को कैसे कैसे करना है, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, तो वही क्या होती है? एक थ्योरी होती है। ये सीधी सीधी डेफिनेशन है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक इस परिकल्पना का परीक्षण कर रहा है कि लोग तब कम सहयोग करते हैं जब समूह में होते हैं। प्रयोग में वह योजना बनाता है कि वह प्रत्येक समूह में लोगों की संख्या बदलता रहेगा, वह उसका होगा क्या? तो इसके लिए वो स्वतंत्र है कि वो अपने प्रयोग में कितने स्टूडेंट्स को या कितने लोगों को शामिल करना चाहता है, कौन से चरण में कितने को करेगा और कौन से चरण में कितनों को नहीं करेगा। तो ये क्या है? एक स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, जो ये पूछा गया है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि इसको क्या कहते हैं? कि लोग समूह में जब कार्य करते हैं तो वो कम कार्य करते हैं, जबकि अकेले कार्य करते हैं तो वो अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। तो ये भी पूछा जाता है। इसे कहा जाता है सोशल लॉफिंग। इंग्लिश में अभी पूछा गया था, जब मैं साइकोलॉजी का एग्ज़ाम दे के आया था, MA साइकोलॉजी का, तो उसमें पूछा गया था, मीन्स उसकी डेफिनेशन दे रखी थी और पूछा गया था इसे क्या कहते हैं? द टेंडेंसी ऑफ लेस एफर्ट्स इन ग्रुप, कुछ ऐसे करके डेफिनेशन थी। द टेंडेंसी ऑफ लेस एफर्ट्स इन ए ग्रुप देन इंडिविजुअल, तो उसे क्या कहते हैं? सोशल लॉफिंग कहा जाता है इसको, ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न है, प्रत्येक एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान जाता है, दुकान का मालिक उसे बताता है कि एक वस्तु जितनी अधिक छोटी होती है उसका दाम उतना ही अधिक होता है। ये किसका उदाहरण है? अब कुछ बच्चे क्या है कि इसे पॉजिटिव कोरिलेशन कर दे सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है। इसे क्या मानेंगे? पॉजिटिव। क्या है नेगेटिव? देखो, एक वस्तु जितनी छोटी होगी, जितनी छोटी होगी उसका दाम उतना अधिक होगा। तो ये क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन। वस्तु छोटी है, दाम अधिक है, तो ये क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन है, नकारात्मक सहसंबंध इसको कहा जाता है। अब मुझे अच्छे से पता चल गया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है। अगला प्रश्न है, बाल मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार का विस्तार करने के लिए बुनियादी शोध करने वाले एक बाल मनोवैज्ञानिक की संभावना अधिक होगी। ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कंडक्टिंग बेसिक
research to expand child psychology knowledge base, would you most likely to design a computer screen with limited glare and assess the effect on computer operators? तो इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। वो क्या चाहता है कि उसके ज्ञान का विस्तार करना है, तो इससे ज्ञान का विस्तार नहीं होगा। उसे क्या करना होगा, पुराने लोगों का इलाज करने जो अब साथ से ठीक किए गए हैं उससे भी कुछ नहीं होगा। पहेली को सुलझाने और उनकी क्षमताओं में मतभेदों का विश्लेषण करने के लिए 3 से 6 साल के बच्चों का विश्लेषण करना, तो ये भी उचित तरीका नहीं होगा। अगला प्रश्न है, व्यवहार संबंधी समस्याओं के साथ बच्चों का सुझाव देना, तो ये भी ठीक नहीं होगा। लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा ठीक है वो आप उसे थर्ड मान सकते हैं, क्योंकि उसे क्या करना है, बेसिक जो उसकी रिसर्च है उसको एक्सपेंड करना है चाइल्ड की नॉलेज को बेस बनाकर। तो उसे क्या करना होगा, पहेली को सुलझाने और उनकी क्षमताओं में मतभेदों का विश्लेषण करने के लिए एक एज ग्रुप ले रहा है, वो 3 से 6 साल का, उनका विश्लेषण करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक तकनीकों का पालन करने और वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों में से एक नहीं है? मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टेक्निक्स साइकोलॉजिस्ट यूज टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब बिहेवियर? केस स्टडी, नेचुरलिस्ट ऑब्जर्वेशन, कोरिलेशन रिसर्च और एक सर्वे। तो इनमें से कौन सी नहीं होगी? यदि आप किसी टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं तो कौन सी टेक्निक का आप प्रयोग नहीं करेंगे? केस स्टडी में आप उसका पालन करेंगे और व्यवहार के तरीकों को जानेंगे, प्राकृतिक अवलोकन करेंगे तो भी, सर्वे करेंगे तो भी। लेकिन कोरिलेशन रिसर्च क्या होती है कि वो एक दूसरे के व्यक्ति के संबंधों में रिलेशन का पता लगाती है। मीन्स उनमें क्या मात्रात्मक क्या गुणात्मक संबंध हैं। तो कौन सी नहीं होगी? थर्ड। अगला प्रश्न है, एक अध्ययन में पाया गया है कि अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्षाएं जो लोग लेते हैं उनकी बेरोजगारी की संभावना कम होती है। इस खोज को किसके रूप में वर्णित किया जा सकता है? ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव है, कॉज इफेक्ट रिलेशन है या इल्सरी कोरिलेशन है? तो यहाँ से फिर से आप लोग इस पर तो ज़रूर ही कन्फ्यूज हो जाएंगे। आपको फिर से वो चीज़ याद रखनी है जो मैंने बताई। आप ये मत सोचना अधिक कक्षा ली तो बेरोजगारी कम हुई है, तो क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। बेरोजगारी कम हुई है ये एक पॉजिटिव बात है, लेकिन यहाँ रिलेशन पूछा गया है अधिक कक्षा के में बेरोजगारी कम है। मीन्स कक्षाएं अधिक ले रहा है, बेरोजगारी कम हो रही है, तो ये क्या है, नेगेटिव। क्योंकि अधिक अधिक होता दोनों जगह तो क्या होता, पॉजिटिव। या कम कम होता कि कम कक्षाएं जो लेता है उसकी बेरोजगारी की संभावना कम होती है, तो भी पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। लेकिन अधिक कक्षा ले रहा है और बेरोजगारी कम की संभावना है, तो ये क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। अगला प्रश्न है, यह जानना कि दो घटना किस प्रकार से संबंधित हैं। तो हम दो घटनाओं का संबंध किस प्रकार जानने के लिए करते हैं, क्यों करते हैं? यदि हमें पता होगा कि हम दूध में छाछ को डालेंगे, जिसे आप छाय भी बोलते हैं, तो दूध फट जाएगा या जम जाएगा, तो हम ये क्यों जानते हैं कि इन दोनों के संबंध कैसा है? क्योंकि हमें प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि निकट भविष्य में क्या होगा। तो प्रेडिक्शन कर पाने के लिए कि हमें पता हो कि किस चीज़ के साथ किसका कैसा संबंध है, उसे जानने के बाद हम नेक्स्ट फ्यूचर में अपना प्रेडिक्ट कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णनात्मक और सहसंबंध अध्ययन व्यवहार का वर्णन करते हैं, संबंधों का पता लगाते हैं और व्यवहार की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिक उपयोग करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक व्यवहार की व्याख्या करने के लिए क्या करते हैं?
मनोवैज्ञानिक शब्द आ गया तो मीन्स जो रिसर्च है वो साइंटिफिक तरीके से हुई होगी। और साइंटिफिक तरीके से रिसर्च कब होती है? जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो किसके द्वारा नहीं हो सकती? यदि वैज्ञानिक तरीके से कोई रिसर्च हो रही है तो उसमें क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक शोधकर्ता यह निर्धारित करना चाहती है कि शोर स्तर पर वृद्ध लोगों के रक्तचाप को प्रभावित करता है या नहीं। मीन्स जो नॉइज है, जो शोर शराबा है, वो वृद्ध लोगों के रक्तचाप को बढ़ाता है, घटाता है, या वृद्ध लोगों पर शोर से उनके ब्लड प्रेशर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जीरो कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है या पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इसके लिए वो एक स्थिति का निर्माण करती है और अपने नियंत्रण में रखती है। शोर को बढ़ा के देखती है, घटा के देखती है, तो और ब्लड प्रेशर चेक करती है। तो इस प्रयोग में जो शोर का स्तर है वो कैसा है? अब आप कुछ लोग सोचेंगे कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बिल्कुल कुछ लोग सोचेंगे कि जो शोर का स्तर है वो क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि उसको जो है वो शोध करता है, जो कोई भी रिसर्चर है वो अपने कंट्रोल में रख रहा है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। शोर का स्तर कैसा है, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, ये ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, लेवल ऑफ नॉइज का जो स्तर है शोर का उस पर डिपेंडेंट कर रहा है। यदि शोर ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या कम होता है। तो ब्लड प्रेशर किस पर डिपेंड है, शोर पर। तो इंडिपेंडेंट क्या है, लेवल ऑफ नॉइज। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला पर्यावरण को डिजाइन किया गया है। लेबोरेटरी एनवायरनमेंट इज डिजाइन टू, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की घटनाओं को फिर से बना पाएँ। तो प्रयोगशाला में तो इसका कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है। नियंत्रित स्थितियों के तहत मनोवैज्ञानिक बलों को फिर से बनाएं। बिल्कुल, लेबोरेटरी में क्या है कि जो स्थिति होती है वो क्या कंट्रोल में होती है, और हम किसके लिए करते हैं, रिक्रिएट साइकोलॉजिकल फोर्सेज। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कथन मुझे विश्वास है कि यह शोध दर्शाएगा कि समूह में अध्ययन करने वाले छात्र अकेले अध्ययन करने वाले छात्रों की तुलना में बेहतर प्राप्त करेंगे, किसका उदाहरण है? तो ये क्या है, मुझे विश्वास है, उसको विश्वास है, तो उसकी क्या है, परिकल्पना है, एक हाइपोथेसिस है उसका। तो ये कोई थ्योरी नहीं है, कोई अवलोकन नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है, वो ये क्या है, सिर्फ एक परिकल्पना है। हो कुछ भी सकता है, लेकिन उसको विश्वास ये है जो वो कहना चाह रहा है। अगला प्रश्न है, -0.97 का एक सहसंबंध इंगित करता है। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसको मैं आपको एक स्पेशल क्लास में इसके बाद ही ग्राफ के माध्यम से समझा दूंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? केवल सहसंबंध अनुसंधान शोधकर्ताओं को कारणता निर्धारित करने की अनुमति देता। कारणता मीन्स कॉज। केवल प्रयोगात्मक शोध, तो कॉज कब प्राप्त चलेगी, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करोगे। तो सेकंड बिल्कुल सही होगा। केवल प्रयोगात्मक शोध ही आपको कॉज के बारे में पता लगा सकता है कि किसके कारण क्या चीज़ हो रही है। अगला प्रश्न है, यादृच्छिक मीन्स अपनी इच्छा के अनुसार नमूना चुनने का एक उदाहरण है। स्कूल में सभी छात्रों की सूची में से यादृच्छिक रूप से 50 का एक समूह चुनना। तो ये बिल्कुल अपनी इच्छा से आपने पूरी स्कूल के बच्चों में से 50 छात्र चुने अपनी इच्छा से, ना उसमें छोटे बड़े लंगड़े लूले किसी का फर्क नहीं किया। कोई विकलांग है या कोई होशियार है, कोई कमज़ोर है। तो ये क्या है, सभी स्कूल में सभी कक्षाओं से यादृच्छिक रूप से कक्षा का चयन करना। सभी कक्षाओं में से मीन्स आप पर कंडीशन लागू हो चुकी हैं, तो इसमें आपकी इच्छा नहीं है।
एक फुटबॉल खेल में भाग लेने वाले छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुनना। फुटबॉल खेल में मीन्स खेल में आप शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को नहीं ले सकते, तो यहाँ भी आपकी इच्छा काम नहीं करे, क्योंकि आप भाग लेना चाहते हो। कोई ब्लाइंड है, कोई नेत्रहीन है बच्चा, आप उसको नहीं चुन सकते, लेकिन आपकी इच्छा है। इमारत के सामने प्रवेश द्वार में प्रवेश करने वाले प्रत्येक 50वें छात्र को चुनना। तो यहाँ पर भी कंडीशन लागू हो गई कि आपको प्रत्येक 50वें छात्र को चुनना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला, जिसमें आपने पूरे स्कूल में से अपने मनपसंद के 50 छात्रों को चुन लिया। अगला प्रश्न है, केस स्टडीज का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था इसमें काफ़ी डिटेल्ड वर्णन होता है, मीन्स डिटेल्ड होता है, कोई भी उसका अध्ययन होता है। तो प्लेसबो प्रभाव से बचने में नहीं, एक स्वतंत्र चर के प्रभाव में नहीं, वर्णनात्मक आंकड़े एकत्रित करने में बिल्कुल, कलेक्ट डिस्क्रिप्टिव डाटा, इसके लिए हमें केस स्टडी करनी होती है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, एक परिकल्पना का समर्थन करने के लिए सर्वेक्षण परिणामों का उपयोग करने से पहले हमें किस बारे में निश्चिंत होना चाहिए? प्रश्न सही ढंग से शब्दबद्ध है, बिल्कुल। प्रश्न मीन्स करेक्ट वे में है। इस्तेमाल किया गया नमूना शोध की आबादी का प्रतिनिधि करता है, बिल्कुल। प्रतिक्रियात्मक, सामाजिक रूप से स्वीकार करने के प्रयास है, तो ये क्या उपरोक्त सभी होगा। बाकी मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ मूव करिए। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट करनी है क्लास में। धन्यवाद।